अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद शबील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। और आज 3 बड़े अहम इशूज़ हैं जिनके ऊपर हम बातचीत करेंगे। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कोई 5 साल और 5 माह बाद जस्टिस शौकत सिद्दीकी केस में जो फैसला दिया और उसमें ये कहा गया है कि उनको सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने जिस अंदाज में बरतरफ किया था वो गलत था और उनको अब एक रिटायर्ड जज का जो है वो हैसियत और स्टेटस जो है वो दे दिया गया है। और ये एन उस रोज़ हुआ जिस रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक और मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने आलमोस्ट उसी किस्म के मसाइल की निशानदेही की है। सरदार एजाज़ इसहाक़ साहब ने जिस किस्म के मसाइल की निशानदेही शौकत सिद्दीकी साहब ने की थी, और आज एजाज़ इसहाक़ साहब भी एक केस के अंदर ये कहते हुए हमें सुनाई दिए, और वो ये कह रहे थे कि एक तरफ कागज़ का टुकड़ा होता है, गालबन इशारा उनका जो है अदालती फ़ैसलों की तरफ था, और कहा कि दूसरी तरफ जो है कि सरकारी मुलाजमीन के सर पर बंदूक, घर वालों और उनके कैरियर का ख़तरा उनके सामने होता है। तो ये मामला जो हैं कि किस तरफ बढ़ रहे हैं और हमें और हमारे निज़ाम इंसाफ को किस चीज़ की, किस रिफॉर्म की अशद ज़रूरत है, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा मामला जो है कि वो पाकिस्तान के मामलात के ऊपर अमेरिकी कांग्रेस में उनकी जो फॉरेन अफेयर्स कमेटी है उसके अंदर हेयरिंग हुई, और मशहूर ज़माना डोनाल्ड लू साहब का जो स्टेटमेंट था उसमें उनके कुछ ऐसी गुफ्तगू है जो ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे से मुतल्लिक है, जो चीन के सी पैक से मुतल्लिक है, और अफगानिस्तान से जो हमारे तल्लुकात हैं उससे मुतल्लिक है। और इनको सफारती सतह के ऊपर इस स्टेटमेंट को भी उसी अंदाज में देखा जा रहा है जिस अंदाज के अंदर साइफर केस में जो धमकी अमेज़ बात की गई थी। तो इसमें भी यही कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान को खुल्लम खुल्ला धमकी दे रहे हैं कि अगर आपने ऐसा ना किया तो फिर आपके बारे में हम कानून साजी भी और फिर जो पाक अमेरिका तल्लुकात हैं उनके ऊपर भी बड़े संजीदा असरात मुरतब होंगे। तो ये किस हद तक जो है कि हमें रिस्पॉन्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और फिर इसी के साथ एक जुड़ा हुआ मामला, क्योंकि ये बेसिकली सारा का सारा पाकिस्तान के इलेक्शन के बाद का सिनेरियो था कि पाकिस्तान अमेरिका के तल्लुकात इलेक्शन के बाद क्या होंगे, और फिर इन इलेक्शन से मुतल्लिक भी वहाँ पे डिमांड की गई जी कि इसका ऑडिट होना चाहिए, और ऑडिट किस नौइयत का होना चाहिए। पाकिस्तान में अभी तक इलेक्शन को गुजरे ऑलमोस्ट 1.5 माह से ऊपर वक्त हो चुका, और रिकाउंटिंग अभी भी हो रही है। हमने गुजरावाला में NA-81 और NA-154 लोधना के जो नताइज देखे हैं रिकाउंटिंग में, वहाँ पे 10 से 14 हज़ार मज़ीद वोट मुस्तरद निकले और एक ही जमात के निकले। तो क्या ये ऑडिट किस नौइयत का होना चाहिए? तो ये 3-4 इशूज़ होंगे जिनका अहाता हम करेंगे। हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर आसन साहब, आपका तल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, और बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका तल्लुक है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। स्टार्ट कर लेते हैं आमिर साहब आपकी तरफ से, और हम पहले ज़रा ये जो लीगल इश्यूज़ हैं, आप दोनों लीगल कम्युनिटी से तल्लुक रखते हैं कि ये एक पहलू तो ये है कि हमारे यहाँ क्यों ऐसा है कि भुट्टो साहब का केस हो तो 45 साल के बाद हमें तस्दीक करने की जो है कि चले अल्लाह ने तौफीक दे दी। नवाज शरीफ के केसेस में भी अगर हम देखें तो पनामा केस में कोई 6.5 साल लगे, और त्यारा साजिश केस में भी 9 साल के बाद जो है कि हमने उस फैसले को रिव्यू किया। अब सिद्दीकी साहब के भी मामले में 5.5 साल जो है कि गुजर चुके। तो हमारे यहाँ बुनियादी वजूहात आपकी नज़र में क्या हैं, और क्या जो आज सरदार एजाज़ इसहाक़ साहब भी जिस चीज़ की निशानदेही कर रहे थे कि हम तो फैसले लिखते रहते हैं लेकिन दूसरी तरफ जो है कि अफसरों के ऊपर बंदूक होती है और वो उन फैसलों पर अमल नहीं कर पा रहे होते, तो क्या सिर्फ ये करेक्शन ठीक है या दूसरी तरफ जो इंटरफेरेंस है उसके ऊपर भी कोई तवज्जो देने की ज़रूरत है? बहुत शुक्रिया खालिद साहब। देखिए, मेरे ख्याल से करेक्शन तो कुछ भी नहीं होती। क्या आप करेक्ट कर सकते हैं? चले, जैसे आपने जिक्र किया भुट्टो शहीद के केस का, तो बात यह है कि उसमें तो जुडिशरी ने कोई खुल के अभी इतनी बात भी नहीं की। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था, उसमें अपनी ओपिनियन दी, उस ओपिनियन में भी उन्होंने तकरीबन 12-13 साल लगा दिए, और 45 साल के बाद जो बात की तो वो भी कोई मेरे ख्याल से तो भी गुमगू है। ठीक है, जानते भी हैं, लेकिन जिस तरह अब ये जस्टिस सिद्दीकी वाला मामला है या इससे पहले जस्टिस मज़ार नकवी वाला मामला था, दोनों फैसले जुडिशल काउंसिल के अंदर हो रहे थे, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, और उसकी प्रोसीडिंग्स को तो किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन इन्हें सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें देखा और उन्हें कालअदम करार दिया या जस्टिस शौकत सिद्दीकी के फैसले को, तो जिससे पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कदम बढ़ के आगे तो ये फैसला किया है। तो मैं समझता हूं कि सबसे बदतरीन फैसला तो भुट्टो शहीद का था, उसमें जुडिशरी एक कदम आगे नहीं बढ़ी। जस्टिस फायज ईसा साहब की इतनी ही शुक्रगुजारी हम कर रहे हैं
कि उन्होंने इसे रेफरेंस को सुन लिया, अदरवाइज तो इसे बिल्कुल इन्होंने सर्द खाने में डाला था और इसे सुना ही नहीं जा रहा था। एटलीस्ट तो ये उस पे कह तो दिया कोई कि फेयर ट्रायल नहीं था वो, ये भी बस इतना हाँ कहा, हाँ। जिसे तारीख, जिसे पूरी दुनिया के जो लीगल फेटर्निटी है या जो जितने लीगल माइंड्स है वो हमेशा से जुडिशियल मर्डर कहते हैं, लेकिन उस सतह के ऊपर ये बात नहीं की गई जिस सतह के ऊपर पूरी दुनिया में इस पे बात हो रही है। और जस्टिस सिद्दीकी का मामला तो एक लोकल मामला है, उसके ऊपर इतनी खुल के बात की है कि अपने ही अपने जो हैं उनके बाउंड्रीज उससे बाहर निकल के ये बात की गई है। लेकिन बहरहाल अच्छी बात है, जो बुनियादी चीज ये है कि ये करेक्शन कुछ नहीं होती। एक चीज साबित होगी पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में कि हमारी अदालतें कानून के मुताबिक फैसले नहीं करती हैं। ये बदकिस्मती है, वो फैसले हमेशा किसी के इशारे अबरू पे करती हैं, और जब वो मौजूद नहीं होता तो फिर फैसले ठीक होने लगते हैं। तो क्या उसकी करेक्शन का किसी को फायदा मिलता है? चले जस्टिस सिद्दीकी साहब को तो किसी हद तक फायदा मिलेगा, दोबारा से उनके पर्सनल प्रिविलेज मिलेंगे और जो नाम के साथ धब्बा था वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन बहरहाल अब ये फैसला ये करना है कि क्या आपने फैसले आइन और कानून के ताबे करने हैं। फिर इसमें बहुत बुनियादी चीज है कि जजों का तकर्रुर क्या खुद जजों ने करना है, और उसके बाद क्या जजों की इम्पीचमेंट भी खुद जजों ने बैठ के करनी है। यानी आप जज बनेंगे तो जजों की मर्जी से, आप जज नहीं रहेंगे तो जजों की मर्जी से। तो यहाँ पे अवाम का किरदार किधर है? तो मैं ये समझता हूँ कि अब इतने मामलात हैं पाकिस्तान के अंदर जिसे अब ठीक करना चाहिए। 18वीं तरमीम में जजों की तकर्रुरी का इख्तियार पार्लियामान को दिया गया था, लेकिन आपको याद है कि जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की जो जुडिशियल मार्शल लॉ था उसने क्या हरकतें की और दोबारा से इख्तियार अपने हाथ में लिया। तो मैं समझता हूँ कि अब जरूरत है मुल्क को एक जुडिशियल रिफॉर्म्स की, और मुल्क को दोबारा गुफ्तो शनीद करके। और एक चीज अगर ये कि महज, मैं आखिरी बात कहना चाहता हूँ कि महज ये बयानात काफी नहीं होते जनरल बाजवा के कि हम अब ए पॉलिटिकल रोल अदा करेंगे, या इसी तरह एक जस्टिस काजी फायजी सा बेचारा आ जाए 1 साल के लिए और 20 साल फिर बदनसीबी में मुल्क अंधेरों में चला जाए और बदतरीन चीफ जस्टिस हमारे सरों पे मुसल्लत हो जाएं। तो अब ये फैसला करना पड़ेगा बैठ के कि हर इदारे ने अपनी डोमेन के अंदर काम करना है, और उसकी डोमेन वो है जो आइन और कानून में दी गई है रखता है, और आइन के मातहत होके चलना पड़ेगा। अब ये फैसले करने पड़ेंगे, वगरना जो हाल है वो आपके सामने है। बस सामने है। वैसे तैमूर साहब आपकी तरफ मैं आ रहा हूँ कि इसमें दोनों केसेस के अंदर, चाहे भुट्टो साहब का मामला हो या इवन शौकत सिद्दीकी साहब का, और उसमें भी ये कहा गया फेयर ट्रायल नहीं था कि शौकत सिद्दीकी साहब को भी शायद एक ही हेयरिंग के अंदर वो बुलाया गया और फिर उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए गए उनकी तहकीकात भी नहीं हुई। और यही शिकवा इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी है कि हमने मुख्तलिफ प्राइम मिनिस्टर्स का हवाला दिया, भुट्टो साहब का, नवाज शरीफ साहब का, इमरान खान इस वक्त अडयाला जेल में है, और यही गिला आप भी कर रहे हैं कि फेयर ट्रायल नहीं मिल रहा। क्या आप ये समझ रहे हैं कि आपको भी इतने ही कोई 5-10 साल लगेंगे, 40-45 साल, या आपको कोई जल्दी करेक्शन नजर आ रही है? देखें जी, बैरिस्टर साहब और मैं तो दोनों ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट हैं, वकील हैं। उम्मीद रखते हैं कि इंसाफ टाइम पे मिलेगा, सही मिलेगा। जो भुट्टो साहब के केस में हुआ वो ज्यादती नहीं होगी, बिल्कुल ज्यादती हुई। इतनी दिहाइयाँ इंतज़ार कराना कि उनको इंसाफ मिले वो ज्यादती है। जो शौकत सिद्दीकी साहब के केस में हुआ वो भी ज्यादती है कि वो रिटायर हो गए, उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया, अब जाके उनको इंसाफ मिल रहा है अपने हिस्से का। तो हम बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि इंसाफ फौरी मुहैया होगा, और ये ज़माना भी मुख्तलिफ है, निगाहें भी मुख्तलिफ हैं, सबकी नज़र है इन चीज़ों के ऊपर, तो इस तरह टाइम नहीं लगेगा। हम जो अब कई केसेस हैं जिनमें कन्विक्शंस हुई, जो कि रात की तारीकी में हुई, बड़ी उजलत में हुई, उनकी अपीलें इस वक्त तकरीबन रोज़ की बुनियाद पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रही हैं, और उम्मीद है कि वहाँ से इंसाफ किया जाएगा। मेरे दोस्त जो हैं ये हमेशा कानून और आइन की बात करते हैं, मुझे खुशी होती है, लेकिन इन्हीं के पार्टी के एक साबिक वज़ीर आज़म ने मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ा। जो इलेक्शन कमीशन के अपने फॉर्म 48 है और फॉर्म 45 अपलोडेड, उनके मुताबिक भी जीत मेरी हो रही है। मैं कब से इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दे के बैठा हुआ हूँ कि उस पर जल्दी फैसला करे, लेकिन इलेक्शन कमीशन 4 मार्च से वो फैसला महफूज करके बैठे हैं। अब वो सेनेट में चले गए हैं और शायद बाय इलेक्शन फोर्स करने की कोशिश हो रही है। सो मैं उम्मीद ये रखता हूँ कि इन जैसी आवाज़ें जो एक जमहूरी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में अगर मौजूद हैं, तो ऐसे मौजू के ऊपर भी बात उठाएंगी और इंसाफ हर तरीके से होने देंगी।
इंशाल्लाह। अच्छा, एक चीज़ जो एक्सटर्नल जो इंटरफेरेंस है, आप भी हम कह रहे हैं कि आइन के दायरे के अंदर सारों को रहना चाहिए। आज जब ये फैसला हुआ, एक अच्छा चलें हवा का झोंका कह लें इसको, एटलीस्ट कुछ ना कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं ठीक हो रही हैं, एक वे फॉरवर्ड है किसी जाने पर, एक कदम हुआ है तो मज़ीद इकदाम भी आगे निकलेंगे। लेकिन आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी अगर आप देखें तो इस्लामाबाद की तमाम इंतज़ामिया पुलिस जो है कि वो तौहीन अदालत के नोटिस जो है कि हुए हैं, कुछ कुछ सज़ाएँ भी हो चुकी हैं, और अभी भी अदालतें ये कह रही हैं कि हम फैसले लिख लिख के थक रहे हैं, और जो है कि दूसरी तरफ जो है कि किसी के सर के ऊपर जो है कि कोई बंदूक लेके खड़ा है और उसको उसके फ्यूचर का, उसके घर वालों का, मुस्तकबिल का ख़तरा उसको नज़र आ रहा है। तो ये मामला किस तरह से, क्योंकि आप बार और बेंच तो साथ साथ होते हैं, तो आप समझते हैं कि इसको कैसे कम किया जा सकता है? लेजिस्लेशन बेशुमार हुई, लेकिन उसका भी असर में नज़र नहीं आता, तो वे फॉरवर्ड आपको क्या नज़र आता है, कैसे इसको निकला जा सकता है इस सिचुएशन से? देखें, कानून साजी मज़ीद इतनी ज़रूरी नहीं है जितनी कानून के ऊपर जो फैसले हैं अदालती, उनके ऊपर अमल दरामद होना ज़रूरी है। सेंक्शन ऑफ द लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही कुछ हफ्ते पहले फैसला दिया कि उन्होंने डीसी को और एक पुलिस अफसर को एसएसपी थे, एसएचओ, डिप्टी कमिश्नर, 3 जो सजा सुनाई, ठीक है, उनका हक की अपील है, उसके ऊपर अभी उनको उस पर स्टे मिल गया है शायद, लेकिन कम अज कम सजा हुई। ये एक एग्जाम्पल सेट की गई कि आप अपने इख्तियारात से तजावुज़ नहीं कर सकते, आप अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। अभी भी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बात कर रहा है, जहाँ तक अभी इमरान खान साहब से मुलाकातों का सिलसिला है, उस पर वो शायद वीडियो कॉन्फ्रेंस का भी आज केस चल रहा था कि उसके थ्रू करा दें, तो ये उसी में सरदार एजाज साग साहब ने उसी केस के अंदर, वीडियो लिंक वाले केस में ये रिमार्क्स दिए थे। तो बिल्कुल देखें, ये चीज़ें अब खुल के सामने तो आ रही हैं। हम आज आपके शो पे बात कर रहे हैं, आम आवाम अपने घरों में इफ्तार पे इन चीज़ों की बात कर रहे होंगे। निज़ाम को आगे लेके चलना है, कानून साजी जो कानून है उसको नए ज़माने के हिसाब से पढ़ना ज़रूरी है। वो कह रहे हैं जेल रूल्स आज से कई दिहाइयों पहले के हैं, उस वक्त तो ना इंटरनेट था, ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी थी। तो अब आपने आज के तनाजुर में जो मीडियम्स मौजूद हैं उसमें आपने इंसाफ करना है, उसमें आपने एक्सेस देना है, तो इनको आगे लेके चलना है। ज़रूरी चीज़ क्या है, अदालतों के पास अपनी पुलिस तो होती नहीं है जी, ये सरकार का, वफाक का, सूबों का उनकी जिम्मेदारी है कि वो अदालतों के बाजू बने, अदालतों के अहकामात पे अमल दरामद कराएं। और ये किसी एक जमात की बात नहीं है, रियासत की रिट जो है वो अदालतों से और हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज हैं उन्हीं से कायम होती है। तो उनकी अमलदारी है वो बहुत ज़रूरी है। ज़रा आमिर साहब, इसी नुक्ते पे आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये बहुत सी जगहों के अंदर में मुस्बत पेशरफ्त नज़र आ रही है, लेकिन अभी भी एक वो स्टेट ऑफ माइंड, जो एक माइंड सेट है, पता नहीं शायद हमारी तरबियत में कोई कमी रह जाती है कि हम हर कोई अपने आप को कोई अक्ल कुल समझता है या अथॉरिटी समझने लग जाता है कि बस जो हम सोचते हैं वही ठीक है, तो शायद उस वजह से भी बहुत से फैसलों पर अमल नहीं हो सकता। तो इस स्टेट ऑफ माइंड को कैसे बदला जा सकता है? देखिए, स्टेट ऑफ माइंड तो अब आपकी मेरे ख्याल से एक नस्ल दर नस्ल, एक तो यहाँ की मैं समझता हूँ कि शायद सरिश्त में है बहुत सी चीज़ें, और उसे लोग अपनी कोई ख़राबी हो तो उसे बेहतर करते हैं, रिवायात के ज़रिए अपनी रिवायात को बेहतर करते हैं, और फिर अच्छे असूलों के ऊपर चल के उन्हें बेहतर किया जा सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब समाज के अंदर बंदूक को ही ताकत समझा जाए और कलम को ताकत ना समझा जाए, जहाँ पे जहल वालों को इज्जत व तकरीम दी जाए और इल्म व हिकमत को जहाँ पे कमज़ोरी समझा जाए, तो फिर ऐसे समाज के अंदर यही होता है कि जहल जो है वो दंदनाता फिरता है। अब देखिए, पाकिस्तान के अंदर बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है या पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो कोई इतनी दरख्शां नहीं है। हम लोगों ने 25-26 साल तो कोई आइन बनाया नहीं, और जो आइन बनाया और उसे 2 साल में तोड़ दिया, फिर ये 73 का आइन आया, इसे बार बार हमने इसका गला घूंटा है और हेल्ड एन अबेयंस और कभी कुछ और खत्म नहीं कर सके, लेकिन खत्म करने की पूरी कोशिश की है। शायद यही बड़ा सख्त जान रहा है 1973 का आइन जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उनके रफ़क़ाए कार ने दिया, ये सख्त जान था कि जो आज तक चलता रहा है। अदरवाइज हमने तो इसका गला दबाया है बड़ी दफा। देखिए, मैं समझता हूँ कि यही मैं बात बार बार कर रहा हूँ कि अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन है और आपके बार बार खत्म करने के भी वो खत्म नहीं हुआ, तो इसका मतलब है रियासत के लिए वो नागुज़ीर है। अब अगर वो रियासत के लिए नागुज़ीर है, तो अगर आप कुछ अमेंडमेंट्स करना चाहते हैं, ये बंद तो नहीं हो जाता। अगर आप समझते हैं
कि कुछ अमेंडमेंट्स की जरूरत है, तो तमाम इदारे बजाय पीछे से बैक डोर से कोई प्रेशर डाले, जजेस कोई तमाशा लगाएं जैसे कि जजेस की तकर्री के ऊपर लगाया, सब एक दफा बैठ जाएं। इस मुल्क को मैं बार बार कह रहा हूं कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की जरूरत है, जिसमें तमाम इदारे बैठे फैसला करें। अगर अभी आप चाहते हैं कि किसी इदारे का इकोनॉमी में भी रोल है, किसी इदारे का फला जगह पे भी रोल है, तो उसे डिस्कस करें और फिर पार्लियामेंट में सामने आए, ताकि आप उसका अच्छे नताइज के भी आप के ऊपर आपको उसका मिले समरात और इज्जत व तौकीर भी मिले। और अगर उसके बुरे असरात आते हैं तो आप सियासी क़यादत के साथ साथ उसे भी समेटे। तो मैं समझता हूँ मुल्क को जरूरत है। वजह ये है जो बार बार अभी बैरिस्टर तैमूर साहब ने भी बात की, मेरे दोस्त हैं, बड़े काबिल एहतराम है मेरे लिए। देखिए ये जो इंतखाबात की बात इन्होंने की है, आमिर साहब, इलेक्शन पे हम जरा ब्रेक के बाद ना चले जाएं, ब्रेक ले लें फिर, क्योंकि इसको जो आपने पार्लियामेंट के बात की थी पहले के पार्लियामेंट और आयन और कानून, और अभी भी आप कह रहे हैं कि सारे बैठकर कुछ चीज़ें तय कर लें, और फिर यही इंतखाबात और पार्लियामान से मुतालिक कांग्रेस की जो रेजोल्यूशन है उसके ऊपर भी नाज़रीन ब्रेक के बाद बातचीत को जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कुछ इलेक्शन के हवाले से। बैरिस्टर आमिर साहब, एक चीज़ जो है मैं इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ कि आपने हवाला दिया था कि जजेस की तकर्री के हवाले से भी, तो अभी भी अगर तरीक़ेकार को देखें तो पार्लियामेंट से एक रबर स्टैंप ज़रूर लगवाई जाती है, उससे जो पार्लिमानी कमेटी में भेजा जाता है, नाम वही होते हैं जो आलमोस्ट रिकमेंड होके आते हैं। बहुत सारे इशूज़ जो हैं हमारे, चाहे वो कौमी सलामती के हों या अदलिया से मुतल्लिक हों, हमें लगता यह है कि आइन की जो स्पिरिट है उसमें तो जो लिखा हुआ है वो तो ये है जी कि पार्लियामेंट बालादस्त है, आइन में तरमीम करके सारा कुछ ये करेंगे और फिर तमाम इदारे जो हैं और रियासत के सतून जो हैं, इवन एग्जेक्टिव, जुडिशरी और तमाम जो है मुकन्ना, वो भी इसी फिर आइन के ताबे ही काम करेगी। लेकिन लेटर स्पिरिट जो है कि वो हमें चीज़ें नज़र नहीं आती, और पार्लियामेंट को शायद एम्पावर बनाने में कहीं पार्लियामेंट की अपनी भी कुछ कोताहियाँ हो सकती हैं कि जो उनका अपना कमेटी सिस्टम है वो शायद इतना फंक्शनल नहीं है, बामी खींचातानी बहुत ज़्यादा है। तो ये इंटरनली भी क्या ये आप सोचना चाहिए सारी सियासी जमातों को कि हम खुद भी जो है कि एक दूसरे को कमज़ोर करते करते कहीं बाहर वालों को ज़्यादा मजबूत बना बैठे हैं और शायद अब खुद घुटनों के बल से भी नीचे की हद तक चले गए हैं। जी, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। इससे मैं आगे बात को इस तरह बढ़ाऊंगा आपके सवाल के जवाब में कि देखिए, पार्लियामान सबसे बालातर इदारा है। अब अगर बालातर जो होगा तो उसे तो अपने रवैये से अपने मोतबर होने का सबूत भी देना है। यहाँ पे एक जमहूरियत के अंदर हुकूमत होती है और अपोजिशन होती है। अच्छा, तनकीद अगर जमहूरी अंदाज में हो और अखलाकी तौर पे हो और मोतबर अंदाज में हो तो फिर कभी भी किसी की इज्जत कम नहीं होती, बल्कि आप कंट्रीब्यूट करते हैं और कोई नई चीज आती है। वजह यह है कि सियासतदानों ने आपस में एक दूसरे को इतना जलील और रुसवा किया है कि अब वो खुद भी बहुत तज़हीक अमेज और सतह तक पहुंच गए हैं, और दूसरा उन्होंने इदारे का भी इस वजह से बड़ा गर्क हो गया। अब देखिए ना, यहाँ पे हम जो बात करते हैं, हम डिबेट करते हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन अपोजिशन जमात हो, कोई भी हो, जब वो अपोजिशन में आती है, और हुकूमत कोई भी हो, जब वो हुकूमत में आती है उनके रवैये बदल जाते हैं। जब अपोजिशन आती है तो उसे आइन याद आ जाता है, उसे जमहूरी रवैये याद आ जाते हैं, उसे इलेक्शन में धांधली याद आ जाती है। फिर वो कहती है कि पूरा जी अपोजिशन को पूरा ये जेल में नहीं भेजना चाहिए फला। और जब वो हुकूमत में होती है तो उस वक्त वो 2018 के इलेक्शन, मेरे भाई तैमूर साहब को याद होगा, फॉर्म 45 आज वाले नहीं उठा के फिर रहे, अभी तो 2018 वाले भी फॉर्म 45 उठा के फिर रहे। कोई ट्रिब्यूनल कभी भी रिलीफ नहीं देता, ना अदालतें रिलीफ देंगी। इसका तरीकाकार ये है कि इलेक्शंस को, हमें तो देखिए 88 का इलेक्शन चोरी हुआ, 90, 93, 97, 2002 में हमारी पार्टी तोड़ दी गई, फिर 2018 में किस तरह खुले आम धांधली हुई, 2013 में जिस तरह आरओस का इलेक्शन हुआ, ये सारी चीजें आपके सामने हैं। अच्छा, अब ये मामलात इस तरह नहीं ठीक होंगे कि कभी एक जमात ट्रिब्यूनल में खड़ी हो फॉर्म 45 लेके और अभी पिछले भी खड़े हो और उनके फैसले ना हो। मैं समझता हूँ ये तरीका तब ठीक होगा कि आप एक दफा इस चीज को समझें कि अब हमें मामलात को खुद ठीक करना है, और खुद ठीक करने के लिए एक दूसरे की पगड़ियां उछालने से नहीं होगा, इश्यूज के ऊपर बैठना पड़ता है। जब आप किसी से बैठेंगे नहीं, गुफ्तगू शनीद नहीं करेंगे, आप कोई एक चीज को छोड़ें, एक को बढ़ाएं, आगे करें। मैं इनकी बात से एग्री करता हूं कि पाकिस्तान के अंदर, मैं नहीं कहता कि कोई भी इलेक्शन क्रेडिबल रहा है, ना होता है, लेकिन किसकी वजह से क्रेडिबल नहीं होता? कोई एक कुव्वत है पीछे पसे पर्दा, इनविजिबल फोर्स, जो चाहती है कि ये रिजल्ट्स आए,
यही शुकुक शुबात है ना। तो ये मसला ये नहीं है कि आज आप चाह रहे हैं कि मुल्क के अंदर हमेशा इंतखाबात मुनसिफाना हो। हमारे पीटीआई और आजकल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के दोस्त ये भी यही चाहते हैं कि वो आशीर्वाद और वो हाथ और वो इनविजिबल फोर्स हमारे साथ हो। जब हमारे साथ हो तो फिर जैसे मर्जी इलेक्शन हो, यही दूसरी जमात यही सभी का मसला है। जरा तैमूर साहब जरा, और मैं आखिरी बात खत्म हाँ। करूंगा। हम वो जमात हैं जो 88 से इसका शिकार है। कोई इलेक्शन हमारे हक में उसकी रिगिंग नहीं हुई है। हम बार बार कहते हैं कि हमें एक अपने जरा जज्बात के ऊपर काबू पाना पड़ेगा, एक दूसरे के लिए इज्जत और तकरीम रखते हुए डायलॉग का दरवाजा खोलना पड़ेगा। मैं हैरान होता हूं कि पढ़े लिखे लोग भी जब एक मखसूस जमात में जाते हैं तो उनके लहजे बदल जाते हैं, उनके रवैये बदल जाते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर गुफ्तो शनीद की तरफ आए तो मामला ठीक होंगे। पार्लियामेंट में यकजान हो आइन के लिए और जमहूरी रिवायात के लिए, उस पर इकट्ठे होंगे तो फिर पार्लियामान जो है वो बालादस्त होगा और उसकी इज्जत होगी। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं तो इस पार्लियामान का रुकन नहीं हूं, इसमें इसकी वजह से मेरी हुकूमत नहीं बन रही, तो इसे मैं तजलील करूं। अगर मेरी जिस पार्लियामेंट में हुकूमत बनेगी उसकी मैं इज्जत मांगूंगा। वैसे इस दफा तो तहरीक इंसाफ आ चुकी है पार्लियामेंट में, नहीं इस दफा निकल रहे। बैरिस्टर तैमूर साहब कर रहे हैं वो भी तो अच्छा नहीं है ना साहब। चले एटलीस्ट उस फोरम को यूज तो कर रहे हैं ना कहीं यूज तो हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है। मलिक एक बात कहूं, देखिए ना कितना अच्छा होता है कि पॉलिटिकली अगर पीटीआई वक्त के ऊपर किसी सियासी शख्सियत को, जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर आए थे, उनके हाथ में भागदौड़ दे दी जाती, वो तो आने नहीं दे, वो तो किसी सियासी शख्सियत को आने ही नहीं दे रहे बाहर। तो बस यही मैं कह रहा हूँ ना कि किन के हाथों में है आज। मुझे भी मौका दे दें वरना तो बात मलिक साहब आपकी जो बेसिक डिमांड है वो ऑडिट है इलेक्शन का, और फिर उसके बाद के वे फॉरवर्ड कोई ऐसा निज़ाम हो कि ताकि ये बार बार ना हो। और यही जो है डिमांड अभी यूएस कांग्रेस में भी हमें जो रेजोल्यूशन नज़र आई है, वहाँ तमाम 50 सरकार ने उसके फेवर किया और अब वो कांग्रेस में लेके जा रहे हैं। तो एक तो ये किस अंदाज के अंदर सारी जमातें बैठ सकती हैं कि ऑर्डर और वे फॉरवर्ड के ऊपर, नंबर 1। तो नंबर 2, इसी के साथ ज़रा आप हमें ये भी बता दीजिएगा कि अब जो कुछ यूएस कांग्रेस कर रही है ये पाकिस्तान में इंटरफेरेंस होगी या नहीं होगी, जो वो अब डिमांड करेंगे या दबाव डाल रहे हैं और जिस किस्म की लबो लहजा इस्तेमाल कर रहे हैं वो। पहले आपकी जो पहला सवाल है और बैरिस्टर साहब ने जो बात की, मैं उसके ऊपर कहूँगा कि देखें ये बिल्कुल ठीक बात है, हमने पार्लियामान को मजबूत करना है, मुस्तहकम करना है। और इस दफ़ा आप देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान जो हैं वो पार्लियामान में मौजूद हैं, कमेटीज़ का हिस्सा बनना चाहते हैं। हम तो पब्लिकली कह रहे हैं कि हम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन जो है वो हमारा रुकन होगा कौमी असम्बली का। हम हमारे जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं वो वज़ीर आज़म से मुलाकातें कर रहे हैं। हमारे जो लीडर हैं पंजाब असम्बली के लिए नामजद मियाँ असलम इकबाल, उन्होंने कहा है कि वो एक शेडो कैबिनेट तश्कील देंगे। मैं अपनी ज़ाती हैसियत में ये कह चुका हूँ कि मेरे 2 एरियाज़ ऑफ एक्सपर्टीज़ हैं, लॉ एंड जस्टिस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मैं उन दोनों के जो वज़रा हैं वफाकी, उनकी कारकर्दगी और उनकी चीज़ों पे नज़र रखूँगा। हम पूरी तरीके से इस अमल का हिस्सा बनना चाहते हैं, जो कमेटीज़ बनेंगी उसके अंदर अपना मौसर रोल प्ले करना चाहते हैं। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हमारा जो स्टोलन मैंडेट है, हमारे जिन हलकों का मसला है उनके लिए हम इलेक्शन कमीशन, उसके बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे नहीं खटखाएंगे, वो हम खटखाएंगे। और उम्मीद ये है कि 2018 का जिस तरह इन्होंने गिला किया वो 2018 वाली बात नहीं होगी, 2024 के मामला 2024 में हल होंगे। इस चीज़ के ऊपर हमने मिल के काम करना है, ये भी हमारे साथ मिल के चलें। इन्होंने कहा कि इनकी जमात के हक में कभी कोई रिगिंग नहीं हुई, कम से कम मुल्तान के 2 हलकों में, मेरे हलके में और मेरे साथ वाले हलके में, तो इन्हीं के पार्टी के एक ही खानदान के 2 अफराद के हक में रिगिंग हुई है। सो वहाँ हमारा साथ दें, फोरेंसिक ऑडिट के लिए साथ दें, उधर का फोरेंसिक ऑडिट करा लें तो चीज़ें सामने आ जाएंगी। सो ताली दोनों तरफ से बात चलनी चाहिए और बचनी चाहिए। सो दूसरा आपका जो सवाल है कि जो अमरीकी कांग्रेस ने किया, देखें 2 चीज़ें हुई। आपने रेजोल्यूशन की बात की, एक तो बात है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के ऑडिट की। उसके मुतालिक हमारे यहाँ क्या पूरी दुनिया में रिवाज है कि इंटरनेशनल इलेक्शन ऑब्जर्वर्स आते हैं, कमेंट्री होती है, इदारे भी देते हैं, मुल्क भी कमेंट्स करते हैं उसके ऊपर। तो जहाँ तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन या ऑडिट की डिमांड की बात है, जो उन्होंने बात की है, उस हद तक तो ठीक है। जो उसके बाद जो दूसरी बातें हुई कल की कंग्रेशनल हियरिंग में, जहां पाकिस्तान चीन ताल्लुकात, पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात, गैस पाइपलाइन, सीपैक और बाकी चीज़ों की बात हुई,
वो मैं समझता हूँ कि वो नामुनासिब भी थी और पाकिस्तानी मामलात में मुदाखलत भी थी। उसका हमें इकट्ठे होकर पाकिस्तान के तौर पे जवाब भी देना चाहिए कि हमारे अंदरूनी मामलात में और हमारी जो खारजा पॉलिसी है उसके ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश कोई नहीं कर सकता, ना किसी को करनी चाहिए। तो ये बात बहुत वाज़ेह है, पहले भी वाज़ेह रही, आइंदा भी वाज़ेह रहेगी और इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसमें ना सिर्फ खारजा पॉलिसी बल्कि आपकी जो स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं, आपकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, आपकी ट्रेड के ऊपर बराह रास्त जो है कि वो इंटरफेरेंस या इन्फ्लुएंस डालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इससे एक बात और वाज़ेह हो जाती है जो कि पहले की बात थी कि इसका मतलब है कि, और ये तो एक पब्लिक हियरिंग थी और लोगों का इंटरेस्ट था, सबने देखा तो हमें ये पता चला, वैसे तो ऐसी हियरिंग्स होती रहती हैं मुख्तलिफ ममालिक के बारे में, तो कि ये है कि वो असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं। वो जो कांग्रेस की कमेटी के अरकान थे वो अपने ही सरकार के अफसरान को ही डायरेक्शंस दे रहे थे, सजेशंस दे रहे थे। तो उससे हमें सीखना चाहिए। वो अपने मुल्क में बैठ के बिल्कुल अपना एनालिसिस कर सकते हैं अपनी खारजा पॉलिसी के हिसाब से कि किस मुल्क पे किस तरह क्या करना है, ताल्लुकात को लेके चलना है, वो उनका हक है। लेकिन हमारा हक और हमारा असूल ये होना चाहिए कि हम किसी तरह ज़ेर असर ना आए और अपनी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी जो है और नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है उसको लेके चलें। उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और इसमें मेरा ख्याल है कि सारी जमातें मिलकर इसके ऊपर अगर मौक़िफ़ बनाए तो ज़्यादा बेहतर है, रेदर देन कि हमने देखा कि इस पर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश की गई पिछले 2-4 दिनों के अंदर और फिर अगेन वो साइफर के मामले में उलझा के, लेकिन ये नहीं देखा जा रहा कि फ्यूचर के हवाले से वो क्या दबाव है, उससे कैसे निकलना चाह रहा है। तो आमिर साहब ज़रा मैं आपकी तरफ भी आता हूँ और आपने इलेक्शन की वैसे बात की, मुझे ज़हन में 93 का इलेक्शन आ रहा था, उसमें गालबन 79,80,000 वोट थे PMLN की और 73 सीट्स जीती थी और 75,78,000 पीपल्स पार्टी थी और 89 वहाँ पे कहीं ना कहीं एक एज सा नज़र आता है कि पॉपुलर वोट ज़्यादा वहाँ पे नून लीग का था लेकिन नशिस्तें आपकी थीं। और दूसरा मुझे ज़रा ये बताएं कि ये ईरान गैस पाइपलाइन ख़ास तौर के ऊपर चाहे 2011 हो, 12 हो, 13 हो, उसमें पीपल्स पार्टी ने बड़े इनिशिएटिव लिए थे, ऑन ग्राउंड वहाँ पे काम किया था इसको, लेकिन वो नहीं बन सका। दिसंबर 2014 इसकी टारगेट था इसका कंप्लीट करने का, अभी तक नहीं हो सका। तो आप इस सारे सिचुएशन को, तैमूर मलिक साहब भी जो कह रहे हैं कि हमें सबको मिलकर इसके ऊपर एक बड़ा जानदार मौका बनाना चाहिए, तो इस पर क्या राय है आपकी? देखिए, पहले तो 93 के जो इलेक्शंस की बात की, उस वक्त पीपल्स पार्टी GDA के साथ गई थी। हमारा एक इलेक्शन अलायंस था, PDA शायद। तो उस वक्त उनकी वोट्स को काउंट नहीं किया जाता, सिर्फ पीपल्स पार्टी के वो अलहदा वोट्स थे दूसरी जमातों के, पहली बात। सेकंड के पीपल्स पार्टी छोटे सूबों से ज्यादा जीत के आई थी, सिंध हो गया, KPK हो गया। तो पंजाब में क्योंकि नशिस्तें बड़ी थी तो वहां पे वोट हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान के पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर ये नहीं है कि पॉपुलर वोट के साथ चला जाए, सीट्स के साथ चला जाता है। लेकिन उसके बावजूद जो हालात रहे हैं वो आपके सामने हैं। जिस तरह पीपल्स पार्टी को हमेशा 88 में हम 2/3 मेजोरिटी से आ रहे थे, उसे रोका गया। हमीद गुल साहब ने वो जो कहा सारा कुछ कि हमने IGI बनाया, पैसे बांटे, और उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका है, वो लेकिन अमल नहीं हो सका अगेन तो उस पे। वहां नहीं हुआ ना, फायदा नहीं मिलता। तो मैंने उस तनाजुर में बात की थी। दूसरी बात ये है कि जो बात बैरिस्टर तैमूर साहब ने की, देखिए मैं तो तैमूर भाई को कहता हूँ कि लकी आदमी है, इन्हें अब मौका मिल रहा है, बाई इलेक्शंस आ रहे हैं, बजाय इससे ज्यादा करने के कैंपेन के अंदर आए और अपनी अच्छे तरीके से कैंपेन करें। और अब देखें, हो सकता है अगर इनका आया तो क्या जरूर ये भी अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। इन्हें तो फौरी तौर पे विद इन मंथ्स मौका मिल गया है दोबारा से री इलेक्शन का, तो आए और उसमें मुकाबला करें। लेकिन जहां तक धांधली को रोकने का या दूसरे मामला, वो पार्लियामेंट को इकट्ठा बैठना पड़ेगा। अब देखिए, पाकिस्तान का जो बहुत जरूरी बात आपने की, जो फॉरेन पॉलिसी है, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी है या हमारी इकोनॉमी है, इसके ऊपर तमाम सियासी जमातों को ये फैसला कर लेना पड़ेगा कि मैं अपनी सियासी मुखालिफत को भले दुश्मनी की हद तक ले जाऊं, ले जाना नहीं चाहिए, नेगेटिव चीज है, बहरहाल अगर ले भी जाऊं तो हमारी मईशत, हमारी खारजा अमूर और हमारी इंटरनल सिक्योरिटी जो है, इसके ऊपर हमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर हमें सियासत नहीं करनी चाहिए, इसके ऊपर सबको इकट्ठा होना चाहिए और इसी तरह कौमें तरक्की करती है। देखिए, ये डोनाल्ड लू जैसे ऑफिसर्स को हमारा अगर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इतना बढ़ा चढ़ा देगा कि उसकी वजह से ये हो गया वो हो गया, तो फिर वो प्रोसीडिंग्स के अंदर हमें खड़ा होकर धमकियां भी देगा कि अगर आपने गैस पाइपलाइन की तो ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, तो ऐसे कर देंगे, तो वैसे कर देंगे। ये हमने खुद
हर उस शख्स को सर के ऊपर बिठाया हुआ है। जैसे जनरल मुशर्रफ को एक अंडर सेक्रेटरी का फोन ये आया और इन्होंने काम करना शुरू कर मैं दिया। यही तो मैं यही समझ कहने लगा था कि टाइम भी जरा खत्म हो रहा है। मैं इसी तरफ इशारा करने लगा था कि ये कोई पहली दफा नहीं हुआ, पहले भी बहुत हुआ और पता नहीं आगे भी शायद होगा। मैं इसी को सिर्फ बात को कंप्लीट करना चाह रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि सियासी जमातों को भी ये चीज समझनी पड़ेगी कि इंटरनेशनली जो इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, या आपकी एक्सटर्नल पॉलिसी है, आपकी इंटरनल सिक्योरिटी है, आपकी मईशत है, इस पे सियासतबाजी बंद करें, इस पे और सियासत मिलके चलाएंगे कोई तो हिकमत फिर अमली होनी फिर चाहिए लोग सारों हमें की। धमकियां बहु- देंगे और हमें इसी तरह कमतर लेंगे, चले, जो कि कभी भी हमारे लिए बेहतर नहीं। बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर आमिर हसन साहब पाकिस्तान पार्टी से हमारे साथ थे और बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ थे। हमने कुछ कानून साजी और कानूनी लीगल मामलात और फिर जो अमेरिकी कांग्रेस के अंदर पाकिस्तान के मामला जो लेके चल रहे हैं उसके ऊपर बातचीत कर रहे थे। आप ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हुकूमती जमात की तरफ PMLN जो इस वक्त मरकज़ में और पंजाब में भी हुकूमत है, इन्हीं अमूर के ऊपर उनका क्या नुक्ता नज़र है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बातचीत करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शेख रुहेल असगर साहब हमारे साथ हैं और मौज़ूआत वही दो बुनियादी सवाल, एक जो हमने जुडिशल सिस्टम के हवाले से पाकिस्तान के अंदर जो हम बात कर रहे हैं और दूसरा जो पाकिस्तान के बहुत से मामलात के बड़े अहम तरीन मामलात के अंदर जो बैरूनी मुदाखलत होती है उसके ऊपर। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम और आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। एक बुनियादी सवाल यह है कि आज जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब को सुप्रीम कोर्ट ने जो आज से 5 साल 5 महीने पहले उनकी बरतरफी हुई थी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के ज़रिए ही, उसको गलत करार दिया है। अब उसमें सिद्दीकी साहब ने क्या इल्ज़ामात लगाए थे वो भी बड़े अहम थे और वो तहकीकात तलब हैं। दूसरा इसके साथ ये आज जिस रोज़ ये फैसला हो रहा है उसी रोज़ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरदार एजाज इसहाक साहब जो हाई कोर्ट के जज हैं, उनके रिमार्क्स बड़े अहम आए हैं और जो पुलिस और इंतज़ामिया बिल्कुल अदालतों से तावन नहीं कर रही और आज भी वो ये कह रहे हैं कि अफसरों के सामने एक तरफ एक कागज़ का टुकड़ा होता है मतलब अदालती फैसला और दूसरी तरफ उनके सर के ऊपर बंदूक होती है या उनको अपने घर वालों और अपने कैरियर के मुस्तकबिल का ख़तरा होता है। तो ये जो निज़ाम है हमारा जुडिशल निज़ाम और इसके अंदर भी इन्फ्लुएंस जो एक्सटर्नल होता है। अब हम शौकत सिद्दीकी साहब का एक तरफ मामला देखें, मियां नवाज शरीफ साहब का अगर आप देखें तो आपको 13 साजिश केस में 9 साल बाद उनको इंसाफ मिला था, पनामा में भी 6 साल बाद कहा गया नहीं वो सब कुछ गलत हुआ। तो ये हम किस तरफ जा रहे हैं और आपकी नज़र में इसमें इस्लाह कैसे की जा सकती है? बहुत शुक्रिया आपका। मैं बड़ा सेंसिटिव सब इशू है आपका। ये मौजूद जो है बड़ा खतरनाक भी है। कहीं अल्फाज ऐसे निकल जाए जो कहीं बंदा किसी पकड़ में ना आ जाए, तो कोशिश करूंगा कि मैं अपने अल्फाज ऐसे इस्तेमाल करूं जो ना तो किसी की दिलदारी हो और ना ही किसी इंस्टीट्यूशंस के यूं समझ लीजिए कि उसके मैं उनकी कोई हद तक या बेइज्जती के ऐसे अल्फाज उससे इस्तेमाल हों। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। यानी कि हम अंदाजा कीजिए कि जब कभी इत्तेफाक होता है तो आप चर्चिल की एक मिसाल देते हैं कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर थी तो उसने यही पूछा था कि क्या अदालतें काम कर रही हैं। तो जब ये पता चला कि अदालतें काम कर रही हैं तो उन्होंने कहा ठीक है, जंग हम जीत जाएंगे। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये थी कि आपकी कौम का एक इत्मीनान होता है आपकी अदलिया के। लेकिन पिछले अदवार में देखने में ये आया कि अक्सर और बेशतर आपने अपनी जो इज्जत और तकरीम है खुद अपने हाथों से बना। जैसे सिद्दीकी साहब को इंसाफ मिला और जब वो इंसाफ मेरे ख्याल में शायद उनके लिए मायने अब नहीं रखता, लेकिन फिर भी चले बेहतर है। ये एक तो खुशहाइन तो चीज उनके है नाम कि से हट गया ना जी, बर्तरफ किया गया और मिसकंडक्ट या जो भी वो तो एक साइड पे हो गया ना, टैग हो गया। जी जी। कम से कम वो जो उनकी बरात है, जो उनके एक इज्जत और एहतराम है, वो कम से बहाल कम हो वो गया। बहाल हो गया। ये एक खुशाइन बात है और खुदा करे कि आप बाकी मामला तो मुल्की चलते रहते हैं, लेकिन ये जो मामला है अदलिया का या इंसाफ का, वो अगर अपना रास्ता बना ले तो यकीन कीजिए ना कभी कोई इसमें मुदाखलत करेगा, ना ही कोई इसमें अपनी गैर जरूरी कोई अपनी डिक्टेशन देगा।
लेकिन शर्त यह है कि आप अपने आप को ऐन आइन और कानून के दायरे में मुताबिक रखें। ढाल लें। हम्म। हजारों चीफ जस्टिस हुए, हजारों जजेस हुए, लेकिन कमाल है कि जब भी नाम आता है जस्टिस कॉर्नेलियस का नाम आता है, जब भी नाम आता है जस्टिस भगवान दास का नाम आता है, तो ये क्यों है? हम्म। ये इसलिए कि उन्होंने जो फैसले किए, उन्होंने अपनी जात से उठ के फैसले किए, उन्हें अपनी मजहब से हट के फैसले किए, उन्होंने अपने जाती अगराज और जाती मकासद को सामने नहीं रखा, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इंसाफ को सामने रखा, और आज भी उनका नाम जो है वो जिंदा है। हम्म। तो इसलिए मेरा अपना ख्याल है कि जिस मनसब पे जज साहबान, हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहबान बैठे हैं, उनको किसी शोहरत की जरूरत नहीं, हम्म। वो सिर्फ नेक नामी की जरूरत है। नेक नामी कैसे मिलेगी? नेक नामी इस तरह मिलेगी कि आप जब फैसला करते हैं, हाँ आप इंसान हैं, ये नहीं है कि हर फैसला ही आपका दुरुस्त होगा, लेकिन जब आप फैसला करेंगे तो आपके फैसले के इल्फाज बोलेंगे, हम्म। समझ आएगी कि आपने जो फैसला किया है वो आपने किस सोच के साथ किया है, किस दिल के साथ किया है, और किस कानून और इंसाफ के साथ किया है। फिर वो फैसला आपका सदियों याद रहेगा, अच्छा शेख साहब, सदियों उसकी बात सुन जाएगी। ये जो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस होती है ना, ये होती भी वहीं पे है जहाँ पे जो आज़ाद मंच कुछ जज साहबान जो हैं कि वो आइन और कानून के ताबे रहकर फैसले करना चाह रहे हों, तो मुदाखलत भी वहीं पे हो रही होती है। और अभी जो हम देख रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि आईजी साहब भी, डीसी साहब भी, एसएसपी साहिबान को पै दर पै तौहीन अदालत के नोटिस, और जज अगर अदालत में, भरी अदालत में बैठ के ये कह रहे हैं। शौकत सिद्दीकी साहब ने भी कुछ इसी किस्म की बात की थी पिंडी बार से खिताब करते हुए कि एक्सटर्नल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है। आज भी जजेस ये कह रहे हैं कि हम फैसले दे रहे हैं और सरकारी अफसर अमल नहीं कर पा रहे कि उनके सर के ऊपर बंदूक रखी हुई है किसी ने। तो ये जो इंटरफेरेंस है, ये इसको भी तो हमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एड्रेस करना ही चाहिए जी। मैं आपकी खिदमत में उसके लिए भी गुजारिश करता हूँ। देखें, बात यह है कि इस मुल्क का सबसे बड़ा जो जिसका एहसान है इस मुल्क पे, उसका नाम था हजरत कायद आज़म रहमतुल्लाह। चले गए कब्र में, गुम्बद बना दिया आपने। आपने उनके अफकार जो थे, उनके जो नाम थे, जो उनके काम थे, आपने मेरे ख्याल शायद याद भी रहे होंगे। इस तरह बहुत सारी हस्तियां आई और चली गई। जिंदा रहे जब तक सांस है, जब तक खुदाबंद करीम को मंजूर है, उसके बाद आपको मनो मिट्टी के नीचे जाना है। असल जो हमारी प्रॉब्लम है, हमारी मसला क्या है? हमारा मसला है हमारी अपनी जाती गराज, हमारे जाती मकासद, हमारी अपनी ख्वाहिशात। अब अगर कोई शख्स अदालत में फैसला देता है और उसका फैसला जो है ऐन कानून और आइन के मुताबिक है, और कोई अफसर उसको इतलाक नहीं करता या उसको मानने से इनकारी है, तो उस अदालत के जो जज है, मुअज़्ज़ज़ जज साहब है, वो उसकी तंबीह कर सकते हैं, उसको कटहरे में ला के खड़ा कर सकते हैं। इसलिए मैं बार बार ये अर्ज कर रहा हूं कि आपको अपने फैसलों को लिखते वक्त अल्फाज के मतलब बहुत गौर करना चाहिए। अच्छा, मैं जरा इंसाफ खारजा पॉलिसी की तरफ थोड़ा सा, कि आप पार्लियामेंटेरियन भी रहे हैं, बड़ी अहम स्टैंडिंग कमेटीज़ के चेयरमैन भी रहे हैं। ये जो डोनाल्ड डूल साहब का जो स्टेटमेंट था, अब हम उसमें बहस में नहीं जाना चाह रहे कि जो क्या हुआ वो साइफर साजिश है या मुदाखलत है, लेकिन जो ओपन हेयरिंग है उसके अंदर पाक ईरान गैस पाइपलाइन से मुतल्लिक जो उनका स्टेटमेंट और पाकिस्तान को वार्निंग, और जिस जो अल्फाज का इंतखाब उन्होंने किया, धीमा लहजा था लेकिन अल्फाज बता रहे थे कि वो टोन वही जो असद मजीद साहब ने कही शायद उसी किस्म की थी। तो हमारी अपनी जो हमारी खारजा पॉलिसी है, सी पैक हमने कैसे चलना है, वो उसको समझना है कि हम कर्ज़ों का बोझ तले दबते जा रहे हैं और हमें मुतात होना चाहिए। ईरान के साथ हमें गैस पाइपलाइन नहीं बिछानी चाहिए, और ईरान जो है कि वो $54 अरब से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर चुके हैं पिछले साल ऑयल, तो वो पाबंदियाँ सिर्फ हमारे लिए क्यों, बाकी दुनिया के लिए क्यों नहीं? तो हम कितने अपने आप को इस इन्फ्लुएंस से निकाल सकते हैं, और हमें इस सारे मामले के अंदर कितना जो है कि रिव्यू करना चाहिए अपनी खारजा पॉलिसी हो या इकोनॉमिक या ट्रेड पॉलिसी हो, उसके हवाले से?
मैं वही बात आपसे गुजारिश कर चुका हूँ, पहले भी कर चुका हूँ, दोबारा फिर कर देता हूँ। जिस दिन आपको इन तीन बातों की समझ आ गई ना, तो मेरे ख्याल में सारी कलाई, सारी सारी कड़ियां, सारा कुछ खुलता चला जाएगा। जितनी गिरह बनी हुई है ना, सब खिल जाएंगी आपकी। लेकिन आप ये मेरे ख्याल में शायद सभी को पता है, ये कोई लाइल चीज नहीं है, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, किसी को पता नहीं है। लेकिन बात ये है कि पाकिस्तान बैरूनी ममालिक जो हैं, जिसमें बहुत सारे ऐसे ताकतें हैं जिनको पाकिस्तान मजबूत होता, मेरे ख्याल में वो शायद उनको एक आंख नहीं पाता। क्योंकि पाकिस्तान अगर मजबूत होगा तो पाकिस्तान की अपनी एक पॉलिसी टुवर्ड्स आउटर वर्ल्ड। अब उसके लिए आपको अपने जाती ख्वाहिशात से उठ के बात करनी होगी। आपको अपनी पॉलिसीज को फिर दोबारा से रिविजिट करना होगा कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को अपने मुतल्लिक सोचते वक्त बहुत सा सोचना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें ऐसी बनानी पड़ेंगी जिससे आप लोगों की आंखों में आंखें डाल के सिर्फ अपने पाकिस्तान के लिए सोचें। जब आप पाकिस्तान के लिए सोचेंगे, जब आप पाकिस्तान के अवाम के लिए सोचेंगे, तो फिर आप तनहा नहीं रहेंगे। लोग आपको तनहा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आप एक ताकतवर मुल्क हैं। आपको कैसे छोड़ा जा सकता है? मैं आपको एक और इसकी मिसाल, छोटी सी मिसाल दे देता हूँ कि थोड़े दिन पहले रशियन एम्बेसडर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि हमें यकीन है कि पाकिस्तान अपना असला यूक्रेन को नहीं नहीं बेचे। भेजेगा। मतलब ये आप जरा समझने की कोशिश करें कि ये क्यों। और मेरा अपना ख्याल है कि पाकिस्तान के पास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। लेकिन उसके लिए आपको फिर वही बात आ जाती है, बड़ा जिगरा चाहिए, बड़ा हौसला चाहिए, और बड़ा कुछ काम करना है जिसपे आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ मुसीबत यह है कि आप अपने ही एक चक्कर में फंसे हुए हैं। कोई हार जाता है, कोई जीत जाता है, वो कहता है इसने मुझे हरा दिया, वो कहता है मुझे इसने हरा दिया। मतलब आप इसी चक्कर में पड़े रहते हैं और अपने आप को कमजोर किए चले जाते हैं। मतलब केपीके वाले कहते हैं जी पंजाब वालों ने खराब कर दिया, पंजाब वाले कहते हैं जी सिंध वालों ने खराब कर दिया, सिंध वाले कहते हैं बलूचिस्तान वालों ने खराब कर दिया। आप इसी अगर उलझन में पड़े रहेंगे, आप इसी सियासत में उलझे रहेंगे, आप इसी तरह एक दूसरे की टांगें खींचते रहेंगे, आप इस सिस्टम को कमजोर करते रहेंगे, तो हैसियत आप सिस्टम को कमजोर नहीं कर रहे। शेख साहब, एक आप बड़ी ब्रीफली आपसे एक चीज़ पूछना मैं चाह रहा हूँ कि ये सारी हमारी इंटरनल इश्यूज़ हैं, लेकिन एक्सटर्नल इश्यूज़ के ऊपर आप समझते हैं कि हमें इसके ऊपर डिप्लोमेटिक चैनल से रिस्पॉन्ड करना चाहिए था कि ये पब्लिक पे आके इस किस्म की बात, पाकिस्तान की पॉलिसीज़ के ऊपर इस तरह से कमेंट करना, मुदाखलत करना, हमें रिस्पॉन्स करना चाहिए या ठीक है खामोशी? ये मैं आपको गुजारिश हूँ, मैंने आपको आगे भी कहा है कि बड़े जिगरे की बात है। क्यों नहीं करना चाहिए? आप क्यों नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, और बड़े बड़े दबंग अल्फाज में करना चाहिए, बड़े जोरदार अल्फाज में करना चाहिए, और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल होने चाहिए कि आइंदा किसी को जुर्रत ना हो कि वो पाकिस्तान के इंटरनल मामलात में मुदाखलत करे। लेकिन एक एक काम आपको भी तो करना है ना, आप भी जरा एहतियात करें ना। आप भी जो आपके इंटरनली, आपको याद है कि मियां नवाज शरीफ साहब एक मीटिंग में गए थे, उनको ये कहा गया था कि अपना हाउस एंड ऑर्डर करें, तो उसकी सजा भी मिली थी उनको। आपको याद है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए आपको पहले अपना हाउस एंड ऑर्डर करना है। और वो हाउस एंड ऑर्डर ये नहीं है कि आप इन लोगों की कला कमी करें, नहीं, आप अपने आप को भी दुरुस्त करें ना। आप एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं, कोई कह रहा है जी मेरी ये बात ना मानी गई तो मैं एजिटेशन करूंगा, तो कर ले आप एजिटेशन। एजिटेशन करके क्या करेंगे? आप खुद पाकिस्तान को और मजबूत कमजोर होंगे तो फिर करेंगे। दुनिया की आंखों में आंखें डाल के खड़े भी हो सकते हैं। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपका। शेख रुहेल असगर साहब हमारे से बात थे, और पाकिस्तान में यकीनी तौर के ऊपर बिल्कुल दुरुस्त बात उन्होंने कही कि हमें हाउस एंड ऑर्डर करना चाहिए, और अगर हम ये कर लेते हैं, खुद अपने पाँव के ऊपर खड़े हो जाते हैं, तो दुनिया शायद इस किस्म की डिक्टेशन या इस किस्म का अंदाज़े खातिब जो है कि वो शायद नहीं करेगी। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।